भारत की आज़ादी के दरमियान भारत का मौलिक स्वरूप जो था वह था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती ही भारत की आर्थिक मजबूती थी। लेकिन औपनिवेशिक शासन ने बाजारवाद और औद्योगिकरण से भारत के इस इकोनॉमिक सिस्टम को प्लान्ड वे में ख़त्म करके औद्योगिक पूंजीवाद को बढ़ाने की कोशिश की। इसमें आज़ादी के जितने भी भारत में जो नेतृत्वकर्ता थे उन लोगों को यह पता था कि भारत को अगर आर्थिक रूप से मजबूत करना है तो भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग को ही ताकतवर रूप से आगे बढ़ाना होगा। लघु कुटीर उद्योग के आधार पर ही भारत सोने की चिड़िया और आर्थिक रूप से इतना मजबूत हुआ था। और ब्रिटिश सत्ता यहाँ आई तो उन्होंने पहले छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग जो घरेलू उद्योग थे छोटे छोटे उनको ख़त्म कर दिया प्लान्ड वे में और बाज़ार के सीधे जोड़ दिया। तो आज़ादी के दरमियान जब भारत को लगने लगा कि भारत अब आज़ाद या भारत एक आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र बन रहा है, यहाँ पर भी औद्योगिकरण शुरू हुआ था। ब्रिटिश सत्ता और भारतीयों ने कुछ आगे बढ़कर सूती कपड़ा और कई ऐसे क्षेत्रों में आगे उद्योग लगाना शुरू किए, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हाल बहुत बुरा था। तो इस कारण से भारत के नियंता उस समय जो नेतृत्व करता थे बड़े ओहापोह में थे कि भारत का भविष्य आर्थिक भविष्य क्या हो। एक तरफ था कि अगर वैश्विक व्यवस्था में अगर रहना है तो पूंजीवादी औद्योगिक व्यवस्था को अपनाना होगा। एक ये बाह्य सोच थी, बाहरी सोच थी कि पश्चिमी दुनिया में ने अपने औद्योगिक विकास से एक विकसित राष्ट्र बनने की कोशिश करके अपना एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था कायम कर ली। एक तरफ यह सोच था। दूसरी तरफ था भारत का परंपरागत आर्थिक व्यवस्था जिसमें लघु कुटीर उद्योग और जो यहाँ की आर्थिक गतिविधियों की ताकत थी। द्वंद्व था, दो द्वंद्व। इन द्वंद्व के बीच भारत का आर्थिक भविष्य क्या होगा इस पर एक चिंता था, सबको चिंता थी। दो गुट भी थे। एक गुट कहता था कि भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र बनाइए और एक दूसरा गुट था वो कहता था भारत को एक आत्मनिर्भर लघु कुटीर उद्योग वाला एक संपन्न समृद्ध राष्ट्र बनाया जाए, जो आत्मनिर्भर गांव की बात करते थे। दो गुट था। और एक तीसरी सबसे बड़ी समस्या आ गई, सोवियत रूस का उदय। सोवियत रूस इसी समय लेनिन के बाद 1917 के बाद से सोवियत रूस विश्व पटल पर एक बहुत तेज़ी से उभरता हुआ राष्ट्र बना। उसका कारण था वहाँ की पंचवर्षीय योजना, जिसमें लेनिन, स्टालिन और कई ऐसे साम्यवादी शासक वहाँ हुए जिन्होंने अपनी पंचवर्षीय नियोजित आर्थिक गतिविधियों से आर्थिक महाशक्ति बन रहे थे। ये तीन फैक्टर भारत को आर्थिक भविष्य के रूप में परेशान कर रहे थे कि भारत किधर जाए। जो समाजवादी सोच के थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और भी एम.एन. राय और भी कई ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास हो। नियोजित का मतलब है एक निश्चित टाइम बाउंडिंग में निश्चित लक्ष्य के साथ एक अपने संसाधनों का सदुपयोग, और यह एक टाइम के साथ हम आर्थिक विकास करते हुए अपने उस आर्थिक लक्ष्य को पाकर विकसित राष्ट्र बने, जैसा कि सोवियत रूस कर रहा है। ये तीन फैक्टर थे। आज़ाद हो रहा भारत में अब लग रहा था कि अब स्वराज की बात हो रही थी, स्वराज की बात हो रही थी, स्वशासन की नहीं। स्वराज का मतलब कि भारत पर आपका ही शासन होगा, भारतीय शासन करेंगे, लेकिन संप्रभुता या जो सबसे शक्तिशाली होगा वो महारानी विक्टोरिया होगी। तो ये लोग कहे ठीक है महारानी विक्टोरिया हमारी रहेगी, लेकिन शासन हमको अपने ढंग से करने दीजिए। इस पर बात होने लगी थी। और यही था कि भारत में अगर अपना शासन आएगा तो हम आर्थिक विकास को किस दिशा में ले जाएंगे। इसी क्रम में 1934 में एक विश्वेश्वरैया थे, बहुत बड़े तकनीकी विशेषज्ञ भी थे और योजनाकार थे और इकोनॉमिस्ट भी थे। उनका एक 10 वर्षीय प्लान आया भारत का।
इसमें उन्होंने भारत का द इकोनॉमिक प्लान ऑफ इंडिया के नाम से उन्होंने एक सिस्टम लागू किया और कहा कि इसी के आधार पर भारत 10 वर्ष के इकोनॉमिक लिमिट में अपने आर्थिक विकास को बढ़ा है। लेकिन यह अभी आज़ादी के अभी बहुत दूर था, 1934 की ही बात थी। लेकिन इसके बाद इसमें 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अध्यक्ष थे। उन्होंने जो समाजवादी सोच के थे, जो सोवियत रूस से प्रभावित थे, और जवाहरलाल नेहरू उनका खांटी चेला, दोनों एक साथ कहे कि भारत में अब नियोजित विकास ही एकमात्र उपाय है। भारत में अगर भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है तो भारत एक टाइम बॉन्ड ऐतिहासिक आर्थिक उपाय को आगे बढ़ाए। और इसी आधार पर उन्होंने एक इंडियन इकोनॉमिक कमिटी का गठन किया और भारत में कैसे आगे की बात होगी, आगे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, उस पर बात हो रही थी। लेकिन 1941 के आसपास भी एक प्लान आया, लेकिन वह काम नहीं किया। फिर 1944 अब काफ़ी कुछ तय हो गया कि भारत आज़ाद होगा ही। अब भारत का आर्थिक विकास किधर जाए, इस क्रम में 2 प्लान यहाँ आता है। एक है बॉम्बे प्लान 1944 और एक है गांधीयन प्लान 1944। दोनों एक दूसरे के विरोधी। बॉम्बे प्लान जो था वो 8 उद्योगपतियों का एक ऐसा प्लान था जिसमें भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र बनाने की सोच थी। औद्योगिक राष्ट्र बनाना, जिसमें टाटा, बिरला जैसे लोग थे, जॉन मथाई, ऐसे लोगों ने 8 लोगों ने भारत के बारे में एक प्लान तैयार किया, एक मोमेरेंडम बनाया कि भारत का आर्थिक ग्रोथ किस दिशा में हो। उसके लिए उन्होंने एक पम्पलेट भी छपाया और उसने भारत के तत्कालीन कांग्रेस और तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने एग्जिस्ट करके भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की कि कैसे कैसे भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन सकता है। और उसने इसी के आधार पर भारत ने योजना और प्लानिंग कमेटी का गठन किया, जो बाद में आके योजना आयोग के रूप में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन भी हुआ। लेकिन गांधीयन प्लान जो था वो बहुत बेजोड़ था। श्री मन्नारायण नाम के एक व्यक्ति ने गांधीयन प्लान को एक रूपरेखा तैयार की और उन्होंने कहा, गांधीयन प्लान के तहत भारत को अगर आर्थिक महाशक्ति बनना है तो आत्मनिर्भर गांव ही एकमात्र उपाय है। वैसे हम देख रहे हैं इतिहास में, गांधी कभी खादी ग्राम उद्योग, खादी पहनो, खादी लघु उद्योग, चरखा, इस सब को आगे बढ़ा रहे थे, लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे रहे थे, यानी कि एक आत्मनिर्भर मजबूत गांव बने और इससे भारत एक सशक्त महाशक्ति बने आर्थिक। उनका यही प्लान था। लेकिन इसमें कहा गया, श्री मन्नारायण का गांधीयन प्लान जो था ये भी 1944 में ही आता है। इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर गांव बनाने के लिए भारत को 3000 करोड़ रुपया कुल खर्च होगा, मात्र 3000 करोड़। अभी कहोगे 1944 में 3000 करोड़ का मतलब कितना होगा? आज तो 3000 करोड़ एगो नाला साफ करने में खर्च हो जा रहा है या पुल बनाने में। भारत के सभी गांवों का आर्थिक विकास मात्र 3000 करोड़ में हो जाएगा। तो उसमें भारतीय रिजर्व बैंक जो बना था 35 में, उसमें उसकी जो कुल एसेट थी 500 करोड़, मात्र 500 करोड़ से रिजर्व बैंक शुरू हुआ था। और 3000 करोड़ अभी लग रहा है कि इससे पूरे गांव को आत्मनिर्भर बनाने की बात गांधीयन प्लान में, ये एक आदर्श और बेहतर प्लान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव, औद्योगिक पूंजीवाद का दबाव और भारत को आज़ाद करने वाले जो देश थे उनका दबाव। आज़ाद करने वाले देश में भारत अपनी आज़ादी स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं पाई है। गांधी या सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और इन लोगों के त्याग, आंदोलन, बलिदान और तमाम चीज़ों से इन्होंने, इससे आज़ादी भारत को नहीं मिली है। आज़ादी मिली है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सत्ता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिखरना, उसका आर्थिक रूप से अमेरिका का गुलाम बनना और ब्रिटिश जो क्राउन था, उसकी जो व्यवस्था थी, उसका ध्वस्त होना। और ये
इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति, रशियन राष्ट्रपति और कई ऐसे 2-3 देशों के दबाव में ब्रिटेन को कहा गया कि तुम अपने औपनिवेशिकों को खाली करो, नहीं तो तुम ख़त्म हो जाओगे। इस दबाव से भारत को उन्होंने मजबूरी में छोड़ा। हाँ, तब कहोगे कि भारत के इस आंदोलनकारी जो इतने थे, गांधी और इतने लोग, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, इतने शहीद हुए, इतने जेल गए, ये हुआ वो हुआ, इसका क्या फ़ायदा? इसका क्या हुआ? इसका एक ही फ़ायदा हुआ कि भारत अपने इस सामंती मानसिकता से मुक्त होकर एक आधुनिक मानसिकता की ओर आगे बढ़ा और एक प्रगतिशील समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र के लिए भारतीय जनमानस को इस राष्ट्रीय आंदोलन ने तैयार किया, जिससे हम अपनी आज़ादी और उसके बाद के तमाम कार्यक्रमों को हम बेहतर बना सके हैं। भारत को आज़ादी तो मिलनी ही थी, आज नहीं तो कल, लेकिन उस आज़ादी को भारतीय जनता के जिस आंदोलन से जो एक ताकत मिली, एक मानसिकता मिली, एक जागरूकता मिली, उससे हम अपने राष्ट्र और देश के बारे में बेहतर समझ सके, बेहतर कर पाए। आज़ादी, राष्ट्रीय आंदोलन या भगत सिंह, ये तमाम चीज़ों का इसमें योगदान है, न कि अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने में। क्योंकि 1942 के आंदोलन को अंग्रेज़ों ने बुरी तरह से क्रश कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को उन्होंने क्रश करके, समाप्त करके सबको शांत कर दिया था। तो आज़ादी अगर मिलनी होती, अगर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से आज़ादी मिलनी होती, तो 1942 के तुरंत बाद अंग्रेज बुढ़िया बस्तर समेटते भागते, 1947 तक रहे। अंतर्राष्ट्रीय कारण है, ये सच है। ये इसको लोग भारतीयों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि भारत को आज़ादी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में मिली है, तो ये बेचारे इतने जो मरे खपे शहीद हुए, उनका गुणगान और भारत अपने अतीत पर गौरव कैसे करेगा? अतीत के गौरव को, भारतीय राष्ट्रीय या भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कभी हम भगत सिंह, कभी गांधी, कभी सुभाष, कभी ये सरदार पटेल और कई ऐसे लोग हैं, सबको हम अपने गौरवमयी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए करते हैं, न कि आज़ादी के लिए। वास्तविकता यही है। तो कहने का मतलब, जिस समय भारत को आज़ाद करने के लिए अमेरिका, रूस और कई ऐसे देशों का दबाव था कि भारत को ब्रिटेन छोड़े, खाली करो, तुम यहाँ से भागो, तो वो लोग भागो भागो कह के केवल इसलिए नहीं भगा रहे थे कि भारत को प्रति उनको दया हो गई थी या ब्रिटेन को कमज़ोर कर देना है, ब्रिटेन तुम अब ख़त्म हो, तुम हटो अब, इसलिए वो दबाव डाल रहे थे कि अब ये देश भारत पर अपनी गिद्ध दृष्टि बनाए हुए थे। अमेरिका कह रहा था इसलिए कि भारत में पूंजीवादी औद्योगिक राष्ट्र बनाओ, रूस कर रहा था कि भारत में समाजवादी, साम्यवादी, आर्थिक नियोजन वाली व्यवस्था लाओ। सब अपने अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में भारत में आर्थिक रूप से जितने भी चीज़ें थीं, उस पर वो सब तैयार हो गए कि भारत को तुम पहले छोड़ो, उसके बाद हम देख लेंगे। अब भारतीय यहाँ पर सबों का अलग अलग था। यहाँ जितने भी लोग थे, जितनी भी पार्टियाँ थी, जितने भी समूह थे, सभी अपना अपना डफली, अपना राग बजा रहे थे। गांधी और उसके चेले चटिए ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर गांव की बात करते हुए आर्थिक व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे थे। उधर पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे समाजवादी सोच के ये लोग पंचवर्षीय नियोजित योजना के तहत लाने की बात करने लगे थे। वो चूँकि सत्ता में थे, इसलिए भारत में नियोजन आर्थिक विकास की शुरुआत हुई। पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हो गया। और कुछ जो सामंती सोच के थे, सामंती परंपरागत सोच के लोग थे, जिसमें कई उद्योगपति थे शामिल, और उस उद्योगपतियों के साथ साथ कुछ ऐसे परंपरागत सामंत भी थे जो भारत में चाहते थे कि औद्योगिक सामंतवाद हो। अब लीजिए, औद्योगिक सामंतवाद यानी कि भारत के आर्थिक को इन्होंने, भारत के आर्थिक भविष्य को इन्होंने अखाड़ा बनाकर छोड़ दिया। लेकिन ऐतिहासिक करवट ऐसा बदला कि गांधी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। वो एक अलग कहानी है, क्यों बनाना पड़ा। सरदार पटेल जो थे, आज जो हाल ये रक्षा मंत्री कौन है, वो राजनाथ सिंह का हाल हो गया था। ये भी थे, सरदार पटेल भी इसी सोच के थे और एक ताकतवर नेता थे। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी
राजनाथ सिंह जैसे ताकतवर नेता को सेंटिंग कर दिया है, उसी समय सरदार पटेल को सेंटिंग कर दिया। गृह मंत्री सब रहे लेकिन सिस्टम में नहीं। अगर सरदार पटेल होते तो भारत में सामंती औद्योगिकरण की बात होती, वो एक अलग स्वरूप होता। लेकिन पंचवर्षीय योजना को यहाँ लागू किया गया। कांग्रेस और उसकी अवधारणा बहुत दिनों तक भारत में कायम रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ये मजबूती के साथ आगे पीछे घटा बढ़ा सब होते हवाते हम पहुँचे। लेकिन जब वर्तमान नई सरकार आई तो उन्होंने देखा कि भारत में यह समाजवादी नियोजित आर्थिक विकास जो है वो फ्लॉप हो रहा है, उसको ख़त्म करो और हम फिर से यहाँ पर औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत करें। हाँ, अमेरिका और रूस का अपना मानसिकता जो भारत में थोप रहा था। उसका उद्देश्य क्या? हाँ, इसके पीछे एक अभी भी अमेरिका यूक्रेन में क्यों अपना टांग अड़ा रहा है? जो नाटो शक्तियाँ हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट क्यों कर रही हैं? रूस के साथ चीन या साम्यवादी राष्ट्र सपोर्ट क्यों कर रहा है? इसके पीछे वही कारण है कि सभी लोग अपने समर्थक समूह को बढ़ाकर अपनी नीतियां, अपना उद्देश्य, अपनी तमाम पूंजीवादी व्यवस्था को, बाजारवादी व्यवस्था को व्यवस्थित या अग्रसर कर सकें। वहाँ पर हम भी अपना एक व्यापक रूप से अपना समर्थन जुटा सकें और इसका प्रसार कर सकें। इसीलिए पूंजीवादी राष्ट्र जो भी हैं वो यूक्रेन में अपना सहयोग कर रहे हैं। उधर सोवियत रूस साम्यवादी समाजवादी सोच का यूक्रेन पर हमला इसलिए किया कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन रहा था। यूक्रेन में भी पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार हो रहा था, जिससे नाटो का सदस्य बनते ही वह पूंजीवादी पश्चिमी दुनिया का समर्थक राष्ट्र होता। और यह रूस कभी नहीं चाहता कि यूक्रेन हमारी सीमा पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे और हमारा नाको दम करे, क्योंकि हम समाजवादी सोशलिस्ट या समाजवादी साम्यवादी शासन व्यवस्था के समर्थक हैं। और नाटो का अगर हमारे पास आ जाता है तो एक हमारे लिए समस्या बन जाएगी। इसीलिए उसने यूक्रेन यानी कि सोवियत रूस अपना प्रसार करना चाहता है, अपनी विचारधारा, अपनी आर्थिक चीज़ों को अपने समर्थक के रूप, और अमेरिका नेतृत्वकर्ता के रूप में वो अपना करना। भारत को ये दोनों ने अखाड़ा बना लिया। अमेरिका हमेशा भारत पर आगे तुम मेरा झंडा धारो, मेरे अनुसार तुम चलो, और सोवियत रूस कहता है कि यार उसके चक्कर में मत पड़ो, वो बाजार है, वो बनिया है, तुमको ले डूबेगा। सोवियत रूस कहता है कि हम तुमको सारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा आर्थिक विकास करेंगे, तुमको सारी सुविधाएं देंगे, तुम मेरे साथ आओ। भारत गुट निरपेक्ष। शीत युद्ध इसी कारण दोनों देशों में होता रहा। अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध होता रहा, कोल्ड वार, कई सालों तक। 1990-91 के बाद से शीत युद्ध खत्म हुआ, जब यूएसएसआर का विध्वंस हुआ, सभी देश उससे अलग हो गए, रूस कमज़ोर पड़ गया, वह शीत युद्ध अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया पर हो गया, सोवियत रूस शांत पड़ गया। लेकिन सोवियत रूस इधर फिर से पुतिन के समय में एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभरा। इसके पास ईंधन, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम काफ़ी होने के कारण और इसका नियोजित आर्थिक विकास से एक आर्थिक शक्ति बन गया। फिर से अमेरिका को ये चैलेंज करने लगा। भारत गधा देश, इसको समझे में नहीं आता है कि अमेरिका के साथ रहें कि सोवियत रूस के साथ। कभी सोवियत रूस का ही समर्थन करता है, कभी अमेरिका का समर्थन करता है। तो ऐसे लोगों का क्या दुर्गति होता है ये समझ रहे हैं, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। यार जब अपने भारत में आपने पूंजीवादी औद्योगिक राष्ट्र की बात कर दी है, शुरुआत कर दी है, तो अमेरिका जैसे बनिया या व्यवसायी के साथ तुम भी व्यावसायिक सोच के साथ संपर्क संबंध बढ़ाओ। और जब हम थाम लिए हैं तो उसी के साथ रहने में, यह अलग बात है कि बनिया कभी किसी का नहीं होता है। हाँ, अलग कारण यही नहीं है, यही कारण है। और जो रूस है, रूस पास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था भारत, इसी वजह से रूस को छोड़ना नहीं चाहता और उसके साथ बस उद्योग के लिए सटा हुआ नहीं, ये चाहता है भारत कि हम दोनों से लाभ कमाएं। थोड़ा सा हमें रूस भी हमको फ़ायदा पहुंचावे
और थोड़ा सा अमेरिका भी फ़ायदा पहुंचावे। दोनों बेवकूफ़ देश तो है नहीं। आप चाहिएगा कि रूस भी मदद करे, अमेरिका भी मदद करे, ये कैसे संभव? दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, तो भारत को दोनों कैसे मदद करेगा? इस तरह से भारत की यहाँ विदेश नीति में हम अभी हाल में एक मुद्दे को लेकर कंटेस्ट हुआ, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत की जो आर्थिक नीतियाँ अभी तक रही हैं, भारत की आर्थिक नीतियाँ ऊहापोह के कारण आज भी बुरी तरह से फंसी हुई है। भारत की मानसिकता समाजवादी सोच की है। हम सामूहिकता सामाजिकता की बात करते रहे हैं परंपरा से, लेकिन जो बाह्य बाजारी शक्तियां हैं उसके कारण हम औद्योगिक पूंजीवाद की बात करने लगे। यानी खुद हम द्वंद्व में हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि बाजार भी रहे, पूंजीवादी व्यवस्था भी रहे, भारत में आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजना खत्म हो, और यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से लाभ लोभ वाली योजनाओं की शुरुआत हो। दूसरे तरफ कहते हैं कल्याण कहाँ गया। यानी कि भारत का आर्थिक व्यवस्था बहुत ही डमाडोल है कि हम किस करवट जाएं, किधर जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी हम बड़े फेर में फंस गए। देखें, आगे हम तुमको बताएंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजना का भविष्य क्या है, भारत का आर्थिक भविष्य क्या होगा, और इसमें अन्य चैप्टर हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं को आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो अब ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पंचवर्षीय योजना खत्म, योजना आयोग खत्म, सब खत्म, लेकिन भारत का आर्थिक इतिहास के रूप में हमें पंचवर्षीय योजना के मूल तत्वों को जानना होगा कि किस योजना में क्या बात थी। इसके बारे में हम लोग एक स्पष्ट व्यू रखेंगे, ताकि उससे कोई सवाल पूछे आर्थिक इतिहास से तो हम अच्छे से जवाब दे सकें।